प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। एजुकेशन स्कूल परिवार में आपका स्वागत है। हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल प्रीवियस पेपर सोल्व कर रहे थे। आज हम 1 दिसंबर 2020 को मॉर्निंग शिफ्ट में जो एग्जाम हुआ था उसको सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, किसी वस्तु पर 32% की छूट के साथ और 20% और 12% की दो क्रमिक छूटों के बाद उसके विक्रय मूल्य के बीच 36 रुपये का अंतर है। उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना है? देखो, वस्तु के अंकित मूल्य पे एक छूट 32% की जाती है या दूसरी छूट है 20% और 12% की क्रमिक छूट है। भाई एक इस पे खरीदते हैं वस्तु को या इन दो छूटों पे खरीदते हैं, तो दोनों के विक्रय मूल्य में अंतर कितना है? 36 रुपये का। तो अंकित मूल्य पूछा है भाई, ठीक है। तो इसके समतुल्य हम एकल बट्टा निकाल लेंगे पहले ए बी फॉर्मूले से। तो क्या हो जाएगा? ए भाई छूट माइनस में लिखेंगे ए प्लस बी, तो ये भी क्या है? माइनस का है, छूट है, ठीक है। तो माइनस में लिखें -12। अब ए बी दोनों की गुणा करेंगे, ए और बी दोनों माइनस में है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। 20 × 12 240 बटा 100। एकल बट्टा निकाल लेंगे पहले, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? ये 2.4 दशमलव लगा लेना, ठीक है। 20 और 12 32। 32 में से क्या घटा देंगे? 2.4। अब देखो ये कितना है? 32 और ये भी कितना है? 20 और 12 32। ये इसमें से घटाना है। इसका मतलब क्या हुआ? दोनों में डिस्काउंट कितना आ जाएगा? अंतर डिफरेंस कितना आ जाएगा? 2.4% का। भाई इस पे 2.4% छूट ज़्यादा मिल रही है, ये 32 और यहाँ 32 में से ये घटना है, ठीक है। तो इसलिए 2.4% का अंतर है और रुपये में अंतर कितना है? 36। इसका मतलब क्या हुआ कि 2.4% की वैल्यू कितनी है? 36। 1% की वैल्यू निकालेंगे तो 2.4 से भाग दे देंगे। अंकित मूल्य अपने आप में 100% गुणा में 100। दशमलव उठाएंगे तो गुणा में 10। अब इसको हल कर दूँ। 12 से 3, 12 से 2, 2 से 5, 3 × 5 15 × 100, 1500 रुपये उस वस्तु का अंकित मूल्य है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2, 12% वार्षिक त्रैमासिक रूप से दे ब्याज की समतुल्य प्रभावी वार्षिक ब्याज दर क्या होगी? दशमलव के 2 स्थान तक शुद्ध बताना है भाई। मैं देखो 12% वार्षिक है दर, त्रैमासिक पूछ रखा है, ठीक है, यानी 3 महीने में। तो क्या हो जाएगा? दर को हम 4 से भाग दे देंगे और समय को 4 से गुणा कर देंगे। क्या थी? वार्षिक, यानी 1 वर्ष की कब दर थी ये 12%। तो इसको हम 4 से भाग दे दिए, इसको 4 से गुणा कर देंगे 3%, क्योंकि 1 वर्ष में 3 महीने की 4 इंस्टॉलमेंट हो जाएंगी, ठीक है। इसलिए 4 से भाग कर दिया, क्योंकि 4 बार भुगतान करना पड़ेगा ब्याज का। समय को हमने 4 से इसलिए गुणा कर दिया क्योंकि 4 किस्त बनेंगी, ठीक है भाई। समय का 4 से गुणा कर दिया क्योंकि ब्याज का भुगतान 4 बार करना पड़ेगा। अब देखो ये क्या बन गया? साधारण ब्याज बन गया, ठीक है। साधारण ब्याज की दर हो गई 3%, फिर 3%, फिर 3%, फिर 3%। लेकिन क्या है? ब्याज चक्रवृद्धि निकालना है उसका। तो क्या करेंगे? इसको ए बी फॉर्मूले से हल कर लेंगे। क्या हो जाएगा? एकल दर बना लेंगे इसकी, 3 + 3 + ए बी भी 2 बार जोड़ लेंगे। 2 बार का ब्याज कितना हो जाएगा? 3 + 3 + 3 × 3 बटा 100। हल करेंगे तो 3 + 3 6, ये हो जाएगा 0.09। तो इसको हल करें तो कितना आया? 6.09, ठीक है। 3 महीने का हो गया 2 बार। ये ऐसे ही दोबारा करेंगे वो हो जाएगा 3 + 3, ये सेम आएगा 6.09 अलग अलग। लेकिन फिर इनको ए बी फॉर्मूले से फिर हल करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा? 6.09 + 6.09 + 6.09 गुणा में 6.09 और बटा में 100। अब आ जाएगा इसका मान। 6 और 6 जोड़ेंगे तो 12.18, ये होगा 12.18। अब इसको हल करना पड़ेगा भाई, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। 609 गुणा में 609, देखो 2 और 2 4 अंकों के बाद दशमलव है, बटा में 100 है। 4 और 2 6 अंकों के बाद दशमलव लगा देंगे। पहले इसकी गुणा करेंगे। 9 × 81 और 9 × 6 = 54, 0 से 0, फिर 6 से
6 निम 54 और 6 छके 36, कितना आएगा 1 8 8 0 7 3 और 6 अंकों के बाद दशमलव। तो 2 तो देखो ये थी, 2 ये थी, 4 अंकों के बाद कहाँ है, यहाँ पे आएगा, लेकिन बटा में 100 भी है, 100 होगा 2 अंक और दाईं आगे चला जाएगा, दाईं ओर इस साइड चला जाएगा ना, दाईं ओर से लगता है दशमलव, तो यहाँ आ जाएगा, कितना आ जाएगा 0.370881। अब जोड़ेंगे देखो, 1 यानी 12.55%, ये होगी प्रभावी दर यदि उसको 3 महीने में भुगतान किया जाता है तो 12.55, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3, एक व्यक्ति ने 50,000 रुपये का निवेश किया जिसमें से कुछ राशि उसने 10% और शेष राशि 12% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर निवेश की। 2 वर्ष पूरे होने पर उसे ब्याज के रूप में कुल 11,640 रुपये प्राप्त हुए। निवेश के प्रथम और द्वितीय भाग की राशि कितनी थी? तो देखो भाई, प्रथम भाग और द्वितीय भाग की राशि पूछ रखी है। पहले क्या है रेट 10%, भाई राशि है 50,000 रुपये और दर कितनी है 10%, मूलधन गुणा दर गुणा समय कितना है, वार्षिक ब्याज दर पर निवेश की 2 वर्ष पूरा समय है 2 वर्ष, तो बटा में 100। पहले साधारण ब्याज देख लो, इससे कितना आएगा। मान लो धनराशि 10% पे पूरी उधार दी थी, तो ब्याज कितना आएगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दो। देखो 500 गुणा 2 1000, 1000 को 10 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 10,000 ब्याज। ऐसे ही 12% से निकाल लेंगे क्योंकि ब्याज इतना नहीं है ना, ब्याज तो क्या है 11,640, तो 10 से तो ये आता है हमारा, लेकिन 12 से देखो, मान लो एक बार पूरी राशि 12 से उधार दी, तो देखो यहाँ पे 12 हो जाएगा, 500 गुणा 2000, 1000 गुणा 12 12,000, यदि 12 से देंगे दर से तो 12,000, लेकिन न तो ब्याज ये है न ये है, कितना है 11,640, एलिगेशन का नियम लगा देंगे, यहाँ से घटाएंगे तो 360, इसमें से ये घटाएंगे तो 1,640, इनका रेशियो कर दो। ये जो धनराशि दी गई उसका अनुपात आ जाएगा 0 से 0, 4 से 9, 4 से 41, 9:41 में धनराशि वो दी गई थी। भाई 9 अनुपात ये था और 41 अनुपात क्या थी 12%, ये 12% पे थी और ये 10 पे। अब देखो कुल धनराशि कितनी थी 50,000 और अनुपात में 41 और 9 50, 50 अनुपात की वैल्यू कितनी है 50,000 और 1 अनुपात की वैल्यू निकालेंगे तो 50 से भाग दे देंगे, कितनी आ जाएगी 1000। पूछा क्या है प्रथम और द्वितीय, इसको भी 1000 से गुणा कर दो, 1 अनुपात की वैल्यू 1000 है, ये कितनी हो जाएगी 9,000 और ये 41,000। ठीक है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4, 0.8 सेंटीमीटर व्यास वाले दवा के एक कैप्सूल का आकार बेलन सदृश है, बेलन के आकार का है और इसके दोनों गोलार्धों के सिरे एक दूसरे से चिपके हुए हैं। संपूर्ण कैप्सूल की लंबाई 2 सेंटीमीटर है। कैप्सूल की धारिता घन सेंटीमीटर में कितनी है? दशमलव के 2 स्थानों तक शुद्ध बताना। फिर पाई का मान 22/7 लेना है। तो देखो भाई, कैप्सूल बेलन के आकार का है, ठीक है, इस तरह का होता है कैप्सूल बेलन और ऊपर क्या आएंगे गोलार्ध। ये दवा का कैप्सूल है, ठीक है, और इसमें क्या बता रखा है लंबाई पूरी कितनी इसकी 2 सेंटीमीटर, यहां तक 2 सेंटीमीटर और त्रिज्या देखो व्यास दे रखा 0.8 सेंटीमीटर, 0.8 सेंटीमीटर और त्रिज्या व्यास की भी देखो व्यास कितना है 8 सेंटीमीटर। त्रिज्या निकालनी है तो क्या करें 2 से भाग दे दो, आधी होती इससे 0.4 सेंटीमीटर, ये आर है और इधर भी आर है, ये कितनी हो जाएगी 0.4 सेंटीमीटर। अब देखो ये तो बेलन होगा यहाँ तक और आगे क्या है ये अर्धगोला टाइप का और इस साइड भी अर्धगोलाकार है, तो ये तो बेलन हो जाएगा। ये अर्धगोला और अर्धगोला आपस में मिला दें क्या हो जाएगा एक गोला हो जाएगा। तो यहाँ तक देखो ये कितनी है 4 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर इससे 4 सेंटीमीटर ये है और 4 सेंटीमीटर ये है, 8 सेंटीमीटर इसमें से घटा देंगे तो क्या बचेगा, ये लंबाई बच जाएगी बेलन की,
1.2 सेंटीमीटर, क्योंकि 0.4 सेंटीमीटर इससे और 0.4 सेंटीमीटर ये घट जाएगी, 0.8 सेंटीमीटर घटा देंगे तो 1.2 सेंटीमीटर। अब पहले तो इसका बेलन का आयतन निकाल लो। ठीक है, बेलन का आयतन क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वेयर एच, पाई 22/7 आर स्क्वेयर, आर कितना है 4 और 0.4 यानी 4/10, 4 का स्क्वेयर 16/100 और एच ऊंचाई कितनी है या लंबाई 1.2 सेंटीमीटर अकेले बेलन की 12/10। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेना, यह आ जाएगा बेलन का आयतन। तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.6034 घन सेंटीमीटर। ठीक है, यह आ जाएगा बेलन का, क्योंकि घन सेंटीमीटर में बताना है ना 0.6034, लेकिन साथ में ये तो बच गया, पूरे कैप्सूल का बताना है, गोला और बच गया। गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, पाई का मान 22/7 आर क्यूब, आर कितनी है 4 त्रिज्या, गोले की तो सेम रहेगी त्रिज्या 4/10 और क्यूब करेंगे तो 4 की क्यूब 64 और 10 की क्यूब 1000। इसको सोल्व कर लेना, इसको सोल्व करोगे तो आ जाएगा 0.2681। ठीक है, ये आ गया बेलन का आयतन यहाँ तक, ये गोले का आयतन, दोनों को जोड़ देंगे क्योंकि संपूर्ण कैप्सूल का निकालना हमें आयतन। तो क्या हो जाएगा 4 और 1 5, 8 और 3 11, 6 और 1 7, 6 और 2 8, 0.87 घन सेंटीमीटर हो जाएगा इसका आयतन। ठीक है, कैप्सूल का ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5, 18 ग्राम 4.5 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है। तो सबसे पहले इनकी यूनिट बराबर करनी पड़ेगी, सेम करनी पड़ेगी। ये ग्राम है तो उसको ग्राम में बदलो, 4.5 किलोग्राम और 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, तो इसको 1000 से गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा 45,000। दशमलव को छोड़ दो एक बार, एक अंक के बाद दशमलव होते, एक अंक के बाद अब लगा दो, यानी 45,000। अब निकाल दो प्रतिशत, 4,500 का मतलब गुणा x प्रतिशत कितना है 18। हमने मान लिया अभी 4,500 का x प्रतिशत 18 है, प्रतिशत हटाएंगे तो बटा में 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 9 से 2 और 9 से 5, x बराबर क्या आ जाएगा 2/5। ठीक है, इसको दशमलव के रूप में लिखेंगे तो भाग नहीं जाता, शुरू में ही दशमलव, 5 चौके 20, 0.4% है भाई। 18 ग्राम 4.5 किलोग्राम का 0.4% है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6, एक पुस्तकालय में हर रविवार को औसतन 502, हर शनिवार को औसतन 475 और सप्ताह के अन्य दिनों में औसतन 340 पर्यटक आते हैं। रविवार को शुरू होने वाले 30 दिनों के एक महीने में प्रतिदिन आने वाले पर्यटकों की औसत संख्या क्या होगी। ये महीना कितने दिनों का है 30 दिनों का, और शुरू कौन से वार से होता है रविवार से, रविवार से होता है शुरू। भी देखो 7 दिन के बाद रिपीट होना शुरू हो जाते हैं वार, तो 7 से भाग देंगे 4, इन सभी वार 4 बार आएंगे, शेषफल कितना बचेगा 2 वार 5 बार आएंगे। कौन से आएंगे, जो 1 तारीख को होगा और 2 तारीख को होगा, ये चीज़ हम कैलेंडर में पढ़ चुके हैं। तो 1 को रविवार है, 2 को क्या होगा सोमवार। ठीक है, सोमवार। अब देखो रविवार कितने हैं भाई महीने में, इसमें 30 दिन में कितने आएंगे 5, और हर रविवार को औसतन कितने आते हैं 502, तो कुल पर्यटक कितने हो जाएंगे 502 को 5 से गुणा कर दो, 5 गुणा 2 10, 25, 2510 रविवार को आएंगे अकेले। उसके बाद देखो सोमवार को भी क्या है 5 सोमवार कितने हैं 5। एक बार शनिवार देखो, शनिवार कितने आएंगे भाई, रविवार और सोमवार को छोड़कर सभी बार 4 बार आएंगे, तो शनिवार भी कितने आएंगे 4, और शनिवार को औसतन 475 पर्यटक आते हैं, तो कुल पर्यटक कितने आएंगे अकेले शनिवार को 4 से गुणा कर दो, 4 5 20, 2 4 7 28 और 2
30, 3, 16 और 3 19। अब देखो इसके अलावा रविवार और शनिवार के अलावा प्रत्येक दिन कितने आते हैं? 340। अब कितने दिन बच गए? 5 रविवार आ गए और 4 शनिवार। 5 और 4 9 दिन आ गए। टोटल कितने हैं? 30 दिन। कितने दिन बचे? 21। शेष दिन कितने? 21। और प्रतिदिन कितने आते हैं? 340। तो 340 और 21 की गुणा कर दो। 21 0 0, 21 चौके 84, 8, 21 63 और 8 71। सभी आगे टोटल 30 दिन। अब जोड़ दो इसे। 0, 4 और 1 5, 9 और 1 10 और 5 15, 1 7 8 10 और 1 11। इन कुल पर्यटक कितने आएंगे? 11,550। कितने दिन में? 30 दिन में। औसत पूछा प्रतिदिन आने वाले, तो 30 से भाग कर दो। 0 से 0, 3 से भाग देंगे तो 3 3 9 बचेगा 2, 3 8 24 बचेगा 1, 3 5 15। भाई औसतन पर्यटक कितने होंगे? 385। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 7, 3 से 1/7 प्लस 4 से 3/7 ब्रैकेट बंद है, उसके बाद प्लस 7/6 को एक पूर्णांक संख्या बनाने के लिए इसमें से कितना घटाना होगा? भाई कितना घटाना है? जो पूर्णांक से अलग भिन्न होगी वो घटाएंगे। तो कैसे पता चलेगा? इनको जोड़ लेंगे, पूर्णांक को छोड़ देंगे। 3 से 1/7 प्लस 4 से 3/7 और प्लस 7/6। अब देखो 3 पूर्णांक है, 1/7 भिन्न है, 1/7 लिखो क्योंकि ये पहले पूर्णांक है। 4 से 3/7 तो ये तो पूर्णांक है, इसको छोड़ दो। भिन्न कितनी? 3/7। प्लस का साइन है, प्लस लिखो। 7/6 ये क्या है? अनुचित भिन्न है, इनप्रॉपर भिन्न। जब अंश बड़ा हर छोटा हो तो कौन सी भिन्न होती है? इनप्रॉपर यानी उचित अनुचित भिन्न। ठीक है, अनुचित भिन्न। इसको क्या करेंगे? 7 को 6 से भाग दे दो। 6 कम 6, इसको क्या लिख सकते हैं? बचेगा 1। 1 से 1/6 भी तो लिख सकते हैं, यानी एक तो इसमें पूर्णांक है और 1/6 क्या है? भिन्न। तो इसमें 1/6 जोड़ेंगे हम। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? 42। 7 से 6, 7 से 6, 6 3 18 प्लस 6 से 7 बार में 7 एकम 7, 18 और 7 25 और 6 31/42। यानी पूर्णांक से अलावा 31/42 है। यदि ये इसमें से घटा दें तो क्या बचेगा? ये पूर्णांक। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8, 2 साइकिलों के मूल्यों के बीच अनुपात 7:8 था। 2 वर्ष बाद जब पहली साइकिल के मूल्य में 30% और दूसरी साइकिल के मूल्य में 1,500 रुपये की वृद्धि होती है तो उनके मूल्यों के बीच अनुपात 15:16 हो जाता है। दूसरी साइकिल का वास्तविक मूल्य कितना था? भाई क्या दे रखा मूल्य? 7:8। तो मैं मान लेता हूँ पहली का 7x और दूसरी का 8x। 2 साल बाद क्या होता है भाई? पहली साइकिल के मूल्य में 30% वृद्धि। यह अपने आप में कितने प्रतिशत है? यह अपने आप में 100% है। 30% बढ़ेगा तो 130%, यानी इसका 130% निकाल देंगे। 130 निकालेंगे तो 13/10। ठीक है, और इसमें क्या होता है? 1,500 की वृद्धि, 1,500 जोड़ देंगे और क्या हो जाता है? अनुपात 15:16। इसको हल कर दो, x का मान आ जाएगा। ठीक है, अब देखो 13/10 ऊपर 13 और 7 की गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा? 91x। 10 नीचे आ जाएगा इनके साथ गुणा में, तो 10 × 8 80x प्लस 1500 को 10 से गुणा करेंगे तो 15,000 और बराबर 15/16। अब देखो 91 क्रॉस गुणा कर देंगे, 91x के 16 से गुणा करेंगे, 16 एकम 16, 1 16 में 144 और 1 145x बराबर 15 8 120x। और x को इस साइड लाएंगे क्या हो जाएगा? ये माइनस का भाई उस साइड जाएगा ना बराबर के साइन से, तो पहले ही लिख लो 120 और 1 0 है 1200x बराबर कितना हो जाएगा? 15 का स्क्वायर 225 और 3 0। भाई देखो ये बराबर के साइन से उस साइड था ये, तो मैं पहले इसको इस साइड ले आया। ठीक है, ये माइनस का हो गया। इधर क्या बचेगा? घटाएंगे तो 256x बराबर 2,25,000। अब देखो भाई ये क्या है?
16 का स्क्वायर, तो 8 से कैंसिल होगा जरूर। अंतिम 3 अंक शून्य है, तो ये भी संख्या 8 से भाग चली जाएगी। तो 8 से भाग कर दो पहले ही। 8 तिया 24, 8 दूना 16। इसको 8 से करेंगे, 8 दूनी 16, 6, 8 8 64, 1, 8 एकम 8 2, 8 दूनी 16, 4 8 5 40। ठीक है, 32 एक्स की वैल्यू कितनी है? 24,125। एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो 32 से भाग दे देंगे। लेकिन पूछा क्या? दूसरी साइकिल का वास्तविक मूल्य, और दूसरी साइकिल का वास्तविक मूल्य कितना था? 8x। तो गुणा में 8 से गुणा कर दो। 8 से कैंसिल करेंगे 4, 4 से इसको भाग दे दो। अब भी 6 बार में गया था नहीं? ठीक है, 6 बार में गए थे ना, 8 बार में, 8 8 64, 8 बार में गए थे यहाँ पे। ठीक है, यानी 28,125 था ये। तो 4 से भाग देंगे, 4 साते 28, 0, 4 तिये 12, 4 एकम 4, 4 दूना 8 और 4 पाँचे 20, यानी 7,031.25 रुपये उसका वास्तविक मूल्य था। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 9, एक आयताकार फर्श की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 14.35 मीटर और 11.55 मीटर है। इसे पूरी तरह से ढकने के लिए कम से कम कितनी वर्गाकार टाइल्स की आवश्यकता होगी? इस क्वेश्चन को सोल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।